दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में। जुलाई 2024 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में केपी ओली के द्वारा जो है शपथ ली गई थी। केपी ओली को माना जाता है ये एक प्रो चाइनीज लीडर है। मालदीव्स के जो अभी के प्रेसिडेंट जिनका नाम मोहम्मद मुइज़ी है वो भी एक प्रो चाइनीज लीडर हैं। ये दोनों ही लीडर जो हैं चाइना के पाले में काफ़ी अधिक रहा करते हैं, जिससे कि उनको उनकी पार्टी को अधिक से अधिक जो है ग्रांट्स एड दिए जा सकें। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के द्वारा जो है उनकी पहली विजिट चीन को की गई। वो चाहते थे कि उनकी पहली विजिट भारत को हो, लेकिन भारत ने उनको अप्रूवल करने में देरी की। अब ये भारत के द्वारा उनको भारत में आने की अप्रूवल क्यों नहीं दी जा रही है, उसके क्या कारण हैं, इसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। देखिए, भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो रोटी और बेटी के हैं। माता सीता के जो पिता थे जिनका नाम राजा जनक था, वो नेपाल के ही थे और नेपाल पहले से भारत का एक सांस्कृतिक हिस्सा था और हम यूं कह लें कि वो भारत का ही पार्ट था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो है नेपाल का रुझान चीन की तरफ काफी अधिक हुआ है और चीन के द्वारा दिए गए जितने भी स्टेटमेंट है वो नेपाल के द्वारा प्रोलिफरेट किए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे आपके मुद्दे हैं। अभी हाल ही में जब केपी ओली के द्वारा चीन की यात्रा हुई थी तो उन्होंने चीन के साथ टोटल 9 एग्रीमेंट्स पर साइन किया था। इस दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पुनर्जीवित करने पर चर्चा हुई। हालांकि नेपाल ने पहले बीआरआई पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन कर्ज के बोझ की आशंका के चलते इस पर बहुत धीमी गति से काम हुआ है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने अपनी यात्रा से पहले कहा था कि बीआरआई पर हम चीन के साथ कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो चीन को जाते हैं तो वो बीआरआई पर बात भी करते हैं और उस पर जो है एग्रीमेंट भी करते हैं। अब बात करते हैं बीआरआई की। बीआरआई का फुल फॉर्म बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, जिसको 2013 में चीन के द्वारा लाया गया था। चीन चाहता है कि इस इनिशिएटिव के तहत वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मार्केट को कैप्चर करे और अपने देश में बनने वाले अधिक से अधिक स्टॉक्स को इन सभी देशों में आपका फैलाता चला जाए। चीन समर्थित परियोजनाओं की धीमी प्रगति के चलते प्रोजेक्ट बीआरआई के तहत वर्गित किए गए हैं। इनमें पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत चाहता था कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेंडर भारत को मिले, लेकिन भारत के कहने के बावजूद भी नेपाल ने इस प्रोजेक्ट को चीन को दे दिया। इसे 216 मिलियन यूएस डॉलर की लागत से बनाया गया है, जिसमें 215 यूएस डॉलर मिलियन चीन ने सॉफ्ट लोन के रूप में प्रदान किए हैं। हालांकि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ से कोई नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित नहीं होती हैं। भारत ने यह भी कहा है कि भारत की तरफ से चलने वाली कोई भी फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर नहीं आएगी और अगर वैश्विक फ्लाइट भी इस एयरपोर्ट पे आती हैं तो उसको हम अपने एयर स्पेस से जाने नहीं देंगे। यानी कि भारत का काफी सख्त रुख है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि केपी ओली नेपाल के 4th टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। हम जानते हैं कि वहां पर जो सरकार है एक तरीके से कम्युनिस्ट है, चाइना भी कम्युनिस्ट है और सत्ता पाने के लिए कम्युनिस्ट कुछ भी किया करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के द्वारा दिए गए लोन को नेपाल के द्वारा किस प्रकार से अदा किया जाएगा। चीनी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। 2017 में यह 0.07 बिलियन यूएस डॉलर था, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 0.26 बिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि यह अन्य दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन ये जो लगातार ग्रोथ हो रही है वो एक टेंशन का कारण नेपाल के लिए जरूर होगा। चीन की टू वे स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जिसमें पहला इकोनॉमिकल प्रेशर करना और दूसरा सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर डालना। अगर हम इकोनॉमिकल प्रेशर के पास आए तो इसमें चीन के द्वारा छोटे छोटे देशों को अधिक से अधिक लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बढ़ा सकें। और वहीं पर सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर वो ऐसा बनाते हैं कि वहां पर रह रही सोसाइटी, एनजीओ और नेताओं को प्रोत्साहन देकर वहां पर उस देश में बनने वाली पॉलिसी को अपने फेवर में करने की वो पूरी कोशिश किया करते हैं। चीन ने नेपाल में कई स्कॉलरशिप्स प्रोजेक्ट के लिए अपने तरफ से ग्रांट प्रोवाइड किए हैं और यात्रा के अवसर प्रदान किए हैं। इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी और एजुकेशनिस्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम वो आयोजित कर रहा है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि चीन नेपाल के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है? क्योंकि नेपाल इज लाइक अ बफर स्टेट, यानी कि चीन और भारत के बीच में एक स्टेट नेपाल है, जो कि कभी भारत के फेवर में आ जाता है और कभी वक्त पड़ने पर वो
चीन के फेवर में चला जाता है। भारत की भूमिका और चुनौती इन दोनों देशों के संबंधों में काफी अधिक रही है। नेपाल चीन संबंधों की चर्चा भारत के बिना हमेशा अधूरी है। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध तो है ही हैं, हालांकि राजनीतिक मुद्दों और चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को नेपाल में अपनी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने और नागरिक समाज तथा युवाओं के साथ अधिक जुड़ने की आवश्यकता है। भारत ने वर्ष 2022 में अग्निवीर योजना लाया था, जिसको 4 वर्ष का कर दिया है और उसमें तो किसी भी प्रकार की पेंशन्स भी नहीं है। तो इसको लेकर नेपाल की सरकार और वहाँ के युवा काफी नाराज है भारत से। अभी हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे, जहां पर नेपाल ने उनके साथ इस बात को उठाया हुआ था। भारत भी लगातार नेपाल को अपने तरफ से आर्थिक सहायता प्रोवाइड कर रहा है। पिछले साल हमने नेपाल को 8.8 बिलियन यूएस डॉलर की मदद दी थी, लेकिन अब इस बार इसको हमने बढ़ाकर 11.2 बिलियन यूएस डॉलर कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा है। इसके बावजूद भी नेपाल का जो इंटरेस्ट है वो अधिकतर चाइना की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि नेपाल देखता है कि जो भारत हमको दे रहा है उससे काफी अधिक हमको चाइना दे सकता है। तो पैसे का लालच उनको कहीं भी ले जाएगा। और चीन की जो प्रेशर पॉलिटिक्स नेपाल में हुआ करती है वो काफी अधिक है, और इस कारण से नेपाल में जो सरकारें बनती हैं या फिर बिगड़ती हैं उसमें चीन का रोल सबसे अहम देखा जाता है। आपको याद होगा जब केपी ओली प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का मुद्दा उठाया था, और उन्होंने ये कहा था कि ये हिस्टोरिकली नेपाल का आपका हिस्सा है, और इस पर जो है नेपाल की प्राइम मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये सभी चीजें नेपाल जो कह रहा है वो चीन के कारण कह रहा है, क्योंकि चीन को हमने 2020 में काफी बुरी तरह पटकनी दी थी, और 2024 में चीन हमारे साथ तैयार हो गया है कि वो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस कर सके। लेकिन भारत इसी चीज पर नाराज है कि हम आपको इतना बड़ा ग्रांट देते हैं, हर चीजों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहायता करते हैं, लेकिन आप चीन के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को बोलते हो और उनके द्वारा चलाई गई राजनीति का हिस्सा बनते हो। आपने हमारे ही क्षेत्र को अपना क्षेत्र बना दिया है। अभी नेपाल के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन वो किसी भी प्रकार से हमारे विदेश मंत्री से नहीं मिल पाए थे। वहीं पर यूनाइटेड नेशंस में इस बार 2024 में भारत के प्रधानमंत्री और केपी ओली शर्मा की मुलाकात हुई थी, लेकिन वो एक प्रकार का सिर्फ फोटो शूट था। भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब भारत आए तो इस तीनों काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का मुद्दा उठाए, क्योंकि इस प्रकार का विवाद दोनों देशों में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और चीन के कहने पर नेपाल बिल्कुल भी ना चल सके। भारत की कोशिश हमेशा नेपाल के लिए यही रहेगी कि वो भारत के फेवर में रहे। भारत के द्वारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया जाता है उस पर वो ध्यान दे, जिस प्रकार से पहले शेख हसीना की सरकार में बांग्लादेश में हुआ करता था। वहीं पर साउथ एशिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के डिसमेंटल होने की है, जिसमें पहले का नाम सार्क है और दूसरे का नाम बिम्स्टेक है। आपको पता होगा कि सार्क में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, और इस कारण से उनकी मीटिंग को सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जाता है। और दूसरा बिम्स्टेक में अगर हम देखें तो इसमें बांग्लादेश, मालदीव्स और म्यांमार है। यहाँ पर भी इन सभी देशों में अस्थिरता का माहौल काफी अधिक है। इस कारण से ये दोनों जो है ग्रुप्स अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी है और जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी हुई है। ग्लोबल प्रेशर भी छोटे छोटे देशों पर काफी अधिक रहता है कि वो उनकी बातों को माने, लेकिन उनको अपने तरफ से संज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, कौन सा ऐसा देश है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जब 2015 अप्रैल में नेपाल में 7.2 रिएक्टर का भूकंप आया था, तो सबसे पहला भारत ही देश था जहां पर भारत ने नेपाल को आपका मदद किया था। हम अपना एहसान उनके ऊपर नहीं जताना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों देशों में रोटी बेटी सांस्कृतिक विरासत का संबंध है, लेकिन उनके जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो उसका हिस्सा भारत को बिल्कुल भी ना बनाए, और भारत इस प्रकार की टैक्टिक्स को अच्छे तरीके से हैंडल करना जानता है। आपके अगर कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।